नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पाकिस्तान पर भारत के दबाव का असर, हिरासत में जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर, जैश के कई दफ्तर हुए सील। राष्ट्रपति ओबामा ने आखिरी संबोधन में दी कड़ी चेतावनी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बन सकते हैं आतंकियों की नई पनाहगाह, आईएस और अलकायदा सबसे बड़ा खतरा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कैबिनेट की मंजूरी, किसानों को देना होगा महज 2% तक प्रीमियम, खरीफ सीजन से लागू। केरल बना देश का पहला पूर्ण प्राथमिक शिक्षित राज्य, हर नागरिक चौथी पास। उपराष्ट्रपति ने शिक्षा को बताया आजादी और अधिकार का रास्ता। हास्य कलाकार टीकू शारदा गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत, गुरमीत राम रहीम के अपमान का आरोप। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लिया गया है। पीटीआई ने पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से यह खबर दी है। पठानकोट हमले के सिलसिले में ये कार्रवाई हुई है। पठानकोट हमले का शक जैश ए मोहम्मद पर है और हमले में भारतीय सेना के 7 जवान शहीद हुए थे। अखिलेश तुमन हमारे साथ फोनलाइन पर हैं अपडेट के साथ। अखिलेश, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? क्या सीधे तौर पर माना जाए कि जिस तरीके का बातचीत से पहले कार्रवाई का दबाव पाकिस्तान सरकार पर था, उसका असर अब होता दिख रहा है? निश्चित तौर पे कविंद्र, जो एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना मैं बता दूं कि अभी जो दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, अजीत डोभाल और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जम्बुआ, वो दोनों अभी मिल रहे हैं, कहीं विदेश में मिल रहे हैं। वो इस बात की पुष्ट खबर है कि वो दोनों मिल रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि विदेश सचिव स्तर की वार्ता के पहले दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिलेंगे। और आज ये बात मैं पुष्ट कर रहा हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोनों देशों के मिल रहे हैं अभी विदेश में कहीं पे। अभी ये मैं नहीं बता सकता कि कहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन विदेश में मिल रहे हैं। और अभी जो पुष्ट हुई है खबर कि जैश ए मोहम्मद के चीफ को गिरफ्तार किया है, उनको पूछताछ की जा रही है। और आज रात में विदेश सचिव एस जयशंकर सुषमा स्वराज से मिलेंगे और आज रात में ही संभवतः इस बात की घोषणा होगी, क्योंकि भारतीय जो पूरा महकमा है वह इस बात से संतुष्ट लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो वादे किए थे, भारत ने जो तथ्य पेश किए थे, उसके अनुरूप कार्रवाई करता पाकिस्तान दिख रहा है। और इस बात की संभावना है कि जो परसों विदेश सचिव स्तर की वार्ता होने वाली है, वो वार्ता संभवतः होगी, क्योंकि अभी तक जितने कदम पाकिस्तान ने उठाए हैं, पाकिस्तान की सरकार ने, और जो एक वहां जांच टीम बनी है, उस जांच टीम में जो पाकिस्तान के सिस्टम के एस्टेब्लिशमेंट के सारे महत्वपूर्ण महकमे जो इस तरह की कार्रवाइयों से जुड़े रहते हैं, उन सारे महकमों को जोड़ा गया है। चाहे आईएसआई हो, पाकिस्तानी सेना हो, वहां की इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, पाकिस्तान की पुलिस हो, इन सारे महकमों को जोड़कर मिलाया गया है। और जैसे मोहम्मद के सरगना की गिरफ्तारी हुई है, इस बात की संभावना बहुत तीव्र होती जा रही है कि विदेश सचिव स्तर की वार्ता जो है, जो 15 जनवरी को होनी है इस्लामाबाद में, वह वार्ता हो। अखिलेश, आप नजर रखिएगा। फिलहाल इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने आखिरी स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर सीधे उंगली उठाई है। उन्होंने अमेरिका को आतंकवाद को ध्यान में रखते हुए नई नीतियां बनाने की बात भी कही। अमेरिका में साल नवंबर में नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने हैं। This final one, I'm going to try to make it a little shorter. कुछ इस अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने आखिरी स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने नई नीतियों की घोषणा के बजाय कार्यकाल की उपलब्धियों पर ज्यादा बातें की। उन्होंने विदेश नीति को आईएस और अलकायदा के खतरे पर केंद्रित करने की जरूरत बताई। ओबामा ने आगाह किया कि मध्य पूर्व, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में आने वाले दशकों में अस्थिरता जारी रहेगी। ऐसे में ये इलाके आतंकियों के लिए नई पनाहगाह बन सकते हैं। For even without ISIL, even without Al-Qaeda, instability will continue for decades in many parts of the world. In the Middle East, in Afghanistan and parts of Pakistan,
in parts of Central America and Africa and Asia. Some of these places may become safe havens for new terrorist networks. ओबामा ने कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। इस वजह से हर बड़े मसले में दुनिया मॉस्को या बीजिंग की तरफ नहीं बल्कि अमेरिका की ओर देखती है। साथ ही उन्होंने संसद सदस्यों को नफरत और बंटवारे की राजनीति से परहेज की सलाह भी दी। That's why we need to reject any politics that targets people because of race or religion. The world respects us not just for our arsenal. It respects us for our diversity and our openness and the way we respect every faith. ओबामा ने स्वास्थ्य सेवा में सुधार और पड़ोसी मुल्क क्यूबा से फिर से बहाल किए गए राजनयिक रिश्तों जैसी उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बच्चों को हथियारों से दूर रखने, सवैतनिक छुट्टियों और न्यूनतम वेतन बढ़ाने पर नीतियां बनाने को अपना लक्ष्य बताया। I believe in change because I believe in you. Thank you. God bless you. God bless you. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ओबामा की स्पीच और उसके तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बीएस प्रकाश साहब हैं, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। बीएस प्रकाश साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ओवरऑल जो स्पीच, आमतौर पर जब हम देखते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, उस दिशा में इस स्पीच में क्या नयापन आपको दिखता है जो कि पहले के राष्ट्रपतियों की स्पीच में नहीं था, या फिर कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है जो चौंकाती है? हमें ये महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अब ओबामा का 8th ईयर उनका प्रेसिडेंसी ख़त्म होने वाला है, और एक दृष्टिकोण से उनका पूरा जो अभी तक उनका प्रॉमिस और परफॉर्मेंस है उसका एक एवैल्यूएशन करने का, तुलनात्मक दृष्टि से उसका देखने का मौका मिलता है। बिकॉज हम सब मानते हैं, बहुत कुछ लोग मानते हैं, कुछ एनिमीज़ भी है, कि ओबामा बहुत हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। अगर ये 8 साल का हम देखते हैं और ओबामा का प्रेसिडेंसी में बहुत मुश्किल इश्यूज आए हैं। एक तो फॉरेन पॉलिसीज़ का इश्यू, वॉर्स इन इराक, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी, ये सब हमें पता है। बट सबसे ज़्यादा अगर हम 2008 का हम मेमोरी में रखते हैं, इतना बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, वो पूरा ग्लोब में, वेस्ट में, चाइना में, सब जगह में वो पूरा इसका असर पड़ा। बट अमेरिका में हाउसिंग क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, डेट क्राइसिस, ये बहुत बड़ा सवाल था, और सिर्फ एक कॉम्पिटेंट प्रेसिडेंट इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ओबामा या क्लिंटन, जो समझ सकता है, बहुत कूल आदमी है, और जो सबको समझ के आगे कदम बढ़ाया, ऐसे प्रेसिडेंट इसको टैकल करते थे। तो अगर हम इस लास्ट स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस था इस बार, तो सिर्फ इस साल का, लास्ट ईयर का नहीं है, बट पूरा ओबामा का जो परफॉर्मेंस था उस पे ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन दूसरा बात मैं संक्षिप्त में बोल सकता हूँ कि अमेरिका अब एक नया डिविजिवनेस, उसमें नया विभाजन और नया एक दुविधा में पड़ा हुआ है, क्योंकि ओबामा के ओपोनेंट्स या सक्सेसर जो है, डोनाल्ड ट्रंप का बात हम जानते हैं, बाकी लोगों का है। सो इस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण चेतावनी था, महत्वपूर्ण एड्रेस था, क्योंकि आगे होने वाले में अमेरिका वैल्यूज़ और इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में भी उन्होंने खास तौर से कहा। लेकिन टेररिज्म को लेकर मैं कहूँ कि जब ओबामा साहब आए थे उस वक्त भी एक बड़ी चर्चा हो रही थी, और उनके पूरे कार्यकाल में हमने देखा है कि आतंकवाद ने काफ़ी ज़्यादा पैर पसारे और बड़े रूप पर सामने आया है। जिस तरीके से वो चेता रहे हैं, अफ़गानिस्तान को लेकर हो या पाकिस्तान को लेकर हो, या फिर इस मैं कहूँ एशिया के उस हिस्से को लेकर हो जहाँ सबसे ज़्यादा इस वक्त आतंकवादी घटना या फिर वहाँ के संगठन तंजीमें सामने आ रही हैं, जिस तरह की नीतियों की वो बात कर रहे हैं, असल में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले से ज़्यादा और टफ स्टैंड की ज़रूरत है, या फिर जिन नीतियों पर अमेरिका चलता रहा है उससे तरह से अलग कुछ नए रास्ते की तरफ? मैं ये बताना चाहता हूँ कि ओबामा और भी कुछ बात की है जो इंट्रोडक्शन में नहीं था, बट अमेरिका में पहले जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स जो बोलते थे, अमेरिका का बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा सवाल जो थे, वो कुछ हद से कम हो गए हैं। ये तो सबसे उसका डर था न्यूक्लियर वॉर का, और सोवियत यूनियन के साथ पहले, बाद में रशिया के साथ इतना कड़ी दुश्मनी था, और यूरोप में और अमेरिका में भी इसका वो जो पहले उसका मूलभूत जो
मुद्दा था, मूलभूत जो डर था, वो तो एक बात है। दूसरा, चाइना के साथ कंपटीशन, अमेरिका और चाइना दोनों कोऑपरेटिव, टू सम एक्सटेंट कोऑपरेटिव काम कर सकते हैं, क्योंकि या दूसरी दृष्टि से देखेंगे कि ये दोनों बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएंगे, ये भी था। ओबामा ये बोल रहे हैं कि हमें इसके बारे में, अमेरिका को इस बारे में इतना चिंता करने का डर नहीं है, क्योंकि ये डर नहीं है कि पूरा अमेरिका को कोई शक्ति उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अमेरिका को अटैक कर सकते हैं। रही बात टेररिज्म का, क्योंकि आजकल क्या हम ज़्यादा देख रहे हैं अमेरिका के दृष्टिकोण से कि रोग एक्टर्स या फेल्ड स्टेट्स, तो बड़ा बाकी विश्व का डर उनका नहीं है, बट वो कंट्रीज नहीं रख सकते हैं। फेल्ड स्टेट जो होते हैं, या अफगानिस्तान में, या टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान में, या और भी सेंट्रल अमेरिका का उन्होंने जिक्र किया, छोटा मोटा स्टेट, ऐसे विषयों का डर है। और इसलिए ओबामा बोल रहे हैं कि कल का जो लड़ाई होगा, कल का जो समस्या होंगे, ये इस टाइप का होता है, इंडिविजुअल एक्टर से। आईसिल तो हम सब लोग आईसिल के बारे में बात कर रहे हैं, और आईसिल बहुत डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, फिर भी ये ऐसा नहीं है कि उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, नहीं लड़ सकते हैं। यानी कि और ये सब खतरा उससे ज्यादा कहीं जो है दूसरी तरफ है, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। वक्त की कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान की कार्रवाई, जैश के कई आतंकी गिरफ्तार, दफ्तर सील, भारत आ सकता है जांच दल, विदेश सचिव वार्ता पर असमंजस बरकरार। देखिए पहली खबर, पाकिस्तान की कार्रवाई, आज रात 8 बजे। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए महज 2% तक का प्रीमियम देना होगा। योजना खरीफ सीजन से ही शुरू होगी। आज की कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि एक नई फसल बीमा योजना लागू की जाएगी, जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नई बीमा योजना में फसलें खराब होने पर किसानों को पूरा मुआवजा मिल सकेगा। फिलहाल 19.44 करोड़ हेक्टेयर पर खेती होती है और इसमें से 23% खेती का ही बीमा होता है। केंद्र सरकार का लक्ष्य आधी जमीन को योजना के तहत लाना है। इस पर करीब 9,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। खरीफ में 2% और रबी में 1.5%, और पहले 15% तक था। यानी पहले ज्यादा लगाओ और कम पाओ, और अब कम लगाओ और ज्यादा पाओ। तो 11% के कैपिंग के कारण नुकसान की पूरी भरपाई नहीं होती थी। उसको इस नई बीमा योजना के अंतर्गत उस कैपिंग को हटा दिया गया है। कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति को भी मंजूरी दी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र प्रमुख संजय निरुपम को कारण बताओ नोटिस जारी किया। ये नोटिस पिछले महीने 28 दिसंबर को स्थानीय पत्रिका कांग्रेस दर्शन में छपे विवादित लेख को लेकर दिया गया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सोनिया गांधी के बारे में लिखा गया था। इस लेख में नेहरू के कुछ फैसलों पर सवाल खड़े किए गए थे और उन्हें सरदार पटेल से कम करके आंका गया था। साथ ही 1998 में कांग्रेस की तरफ से सरकार बनाने की असफल कोशिश की बात भी लिखी गई थी। लेख सामने आने के बाद काफ़ी विवाद हुआ था। संजय निरुपम इस पत्रिका कांग्रेस दर्शन के संपादक हैं और उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी थी। हास्य कलाकार कीकू शारदा उर्फ पलक को आज हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कीकू पर डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के अपमान का आरोप लगा है। कैथल की एक अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कीकू पर 31 दिसंबर को मामला दर्ज हुआ था। राम रहीम के एक भक्त उदय सिंह ने उन पर यह मामला दर्ज कराया था। कीकू ने बचाव में कहा है कि उन्होंने स्क्रिप्ट के हिसाब से किरदार अदा किया, जबकि शो को दिखाने वाले चैनल और दूसरे कलाकारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मामला कानून व्यवस्था का है। अब वो जो लुक है वो मतलब इस तरह किसी की रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और अगर ऐसा हुआ, जो गलती से हुआ, उसके लिए मैं पहले भी माफ़ी मांग चुका हूं और मैं फिर से एक बार माफ़ी मांगता हूं। मेरा कहना यह है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाते से जो भी कोई उचित कार्रवाई होगी वही होगी, उससे ज़्यादा ना किसी के खिलाफ कोई किसी प्रकार का कोई रंजिश का विषय, ना किसी को कोई राहत देने की बात है। लॉ एंड ऑर्डर के नाते से जो भी कोई कार्रवाई होगी वही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर लैब को 8 हफ्ते में मैगी में एमएसजी और लेड के स्तर पर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। बाजार में मैगी की वापसी के बाद एफएसएसआई ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के मैगी से प्रतिबंध हटाने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें दलील दी गई थी कि जांच के लिए सैंपल नेस्ले ने ही लैब को दिए, जबकि इनका चुनाव किसी स्वतंत्र एजेंसी के जरिए होना चाहिए था। इसके अलावा टेस्टिंग भी किसी मान्यता प्राप्त लैब में ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर लैब को निर्देश दिया है कि वो कोर्ट को बताए कि मैगी में लेड और एमएसजी तय मानक में थे या नहीं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इटली मरीन मासिमिलियानो लातोरे के इटली में रहने की इजाज़त 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की कार्रवाई के बारे में कोर्ट को 13 अप्रैल तक सूचित करे। मंगलवार को इतालवी सीनेट के रक्षा प्रमुख ने कहा था कि मरीन मासिमिलियानो वापस भारत नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2014 में लातोरे को मस्तिष्काघात होने पर 4 महीने के लिए इटली जाने की इजाज़त दी थी, जिससे बाद में इस अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, जो अब पूरी हो गई है। इस मामले में दूसरा आरोपी दिल्ली स्थित इटली के दूतावास में है। दोनों पर 2012 में केरल तट के पास भारतीय मछुआरों की हत्या करने का आरोप है। केरल में हर नागरिक अब 4वीं कक्षा तक पढ़ा लिखा है, यानी केरल सबको प्राथमिक शिक्षा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज तिरुवनंतपुरम में इसकी घोषणा की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा व्यक्तिगत आज़ादी और अधिकार हासिल करने का सबसे बढ़िया जरिया है। केरल में वर्ष 2014-15 में अतुल्यम कार्यक्रम शुरू हुआ था और इसके तहत 15 से 50 आयु वर्ष के 2,40,804 लोगों की पहचान हुई। इनमें से करीब 2,05,913 लोगों को कक्षा तक लाया गया और 6 महीने तक फिर उन्हें पढ़ाया भी गया। पिछले साल 7 जून को ही परीक्षा के बाद 2,02,862 परीक्षार्थियों को सफल घोषित किया गया। लोक लेखा समिति रेल कोच में आग लगने और सेना में पैराशूट की कमी के साथ साथ 31 अन्य विषयों पर जांच करेगी। समिति रेलवे हादसों पर सीएजी की रिपोर्ट में गिनाई गई कमियों की भी समीक्षा करेगी। इन सभी विषयों पर हाल में संपन्न संसद के शीतकालीन सत्र में सीएजी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। रेलवे हादसों पर सीएजी रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय रेल में आग लगने की ज़्यादातर घटनाएं शॉर्ट सर्किट, खराब रखरखाव और जागरूकता की कमी के चलते हुई। रिपोर्ट के मुताबिक बीते वर्षों में इस तरह की दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और साथ ही सेना के एक दशक से पैराशूट की कमी पर भी सीएजी ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता केवी थॉमस लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पूर्व चर्चा के तहत आज देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। इसमें कहा गया कि राजस्व घाटे को काबू में लाने के सरकार के लक्ष्य में कुछ कमी रह सकती है और ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन और 7वें वेतन आयोग के लिए ज़्यादा वित्त का आवंटन करने की बात कही। अर्थशास्त्रियों ने कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार की वकालत के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया। Need to have both manufacturing and employment because manufacturing share in employment is low even in China. So we need to have more manufacturing and services. So and lastly on social sector, there is a need for push in social sector expenditure, particularly on health. सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर जल्लीकट्टू खेल पर रोक हटाने की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही इस बारे में बड़ा फैसला देते हुए जल्लीकट्टू को जारी रखने पर असहमति जताई थी। कोर्ट ने इस बारे में केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन पर रोक लगाई थी, लेकिन जल्लीकट्टू खेल के समर्थकों ने कोर्ट के कल के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका आज फिर दायर की थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया।
दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि 1 फरवरी से सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवाइयां मुफ्त मिलेंगी। दावा ये भी किया गया है कि इन अस्पतालों में अब सभी दवाइयां उपलब्ध होंगी। मरीजों की शिकायत के बाद केजरीवाल सरकार ने ये कार्रवाई की है। अस्पतालों को 6 महीने की दवाइयों का स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल, जहां सिर्फ दिल्ली ही नहीं आसपास के राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। मरीजों का इलाज तो शुरू हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत दवाइयों की होती है। ज्यादातर अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती हैं और जो मिलती हैं वो काफी महंगी होती हैं। थोड़ी सी दवाइयां मिलती जो सस्ती होती है, बाकी जो महंगी होती है बाजार की लिख के दे देते, वो हमें लेनी पड़ती है। फिर मरीजों की बढ़ती शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। 1 फरवरी से सरकार इसके लिए हेल्पलाइन भी जारी करने जा रही है। सरकारी अस्पताल को 6 महीने तक की सभी दवाओं का स्टॉक भी रखना होगा। इतना ही नहीं, दवाइयों का पूरा लेखा जोखा कंप्यूटराइज होगा, जिससे घोटाले की संभावना नहीं होगी। अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। 1 फरवरी से हमें उम्मीद है कि दिल्ली सरकार के किसी भी हॉस्पिटल में आपको किसी भी व्यक्ति को अगर इलाज कराने जाता है वो, तो उसको कोई भी दवाई या कंज्यूमेबल आउट ऑफ स्टॉक है ये नहीं कहा जाएगा। उसको सभी दवाइयाँ और उसको सभी कंज्यूमेबल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टरों को भी हिदायत दी है कि वो उन्हीं दवाओं को लिखें जो अस्पताल में उपलब्ध हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में 40% मरीज दूसरे राज्यों से इलाज करवाने आते हैं। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। बेसिकली बजट तो दिल्ली के लोग जो हैं उन्हीं के लिए बनाया जाता है, लेकिन ऑब्वियसली जो हमारी क्लाइंटेल है उसमें 40% पेशेंट जो हैं वो डेफिनेटली बाहर के स्टेट से आते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे साथ है, ये प्रॉब्लम इवन जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन जैसे एम्स उनके साथ है, यही प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अस्पताल चलाए जा रहे हैं सफदरजंग वगैरह उनके साथ भी है। सरकार के इस फैसले से मरीजों को फायदा होने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने बजट में हेल्थ सेक्टर को 45% से ज्यादा यानी 4,787 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में आज कोहरा छाया रहा और इससे यातायात पर भारी असर दिखा। घाटी में कई जगहों पर तापमान 0 तक पहुंच गया। लेह में तापमान -13.2 डिग्री दर्ज किया गया। घाटी के कई इलाकों में सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। घने कोहरे से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से यातायात पर इसका खासा असर दिखा। इस बदलते मौसम से लोग काफी परेशान हैं। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते कि यहाँ पे कुछ बर्फबारी हो, तो इससे तो एक तो ये ठंड ज्यादा कम हो जाएगी। धुंध भी है, बहुत ठंड भी है और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बूढ़े भी बीमार हो रहे हैं। उधर लेह और कारगिल में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। लेह में तापमान -13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कारगिल में भी तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा। पहलगाम में पारा 4.9 डिग्री सेल्सियस रहा तो गुलमर्ग में -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुपवाड़ा और काजीकुंड में भी तापमान में काफी कमी दर्ज की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान आज फिर आतंकी हमलों से दहल उठे। अफगानिस्तान के जलालाबाद में पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास के पास तालिबान ने हमला किया। उधर पाकिस्तान के क्वेटा में भी एक पोलियो शिविर के बाहर फिदायीन हमला हुआ। जलालाबाद में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के पास अफगान सुरक्षा बलों और तालिबान के 3 आतंकवादियों के बीच 4 घंटे तक गोलीबारी होती रही। आतंकी भारी हथियारों से लैस थे और उन्होंने कई धमाके भी किए। सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को मार गिराया, लेकिन उनके 7 जवानों की भी मौत हो गई। उधर बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में भी एक पोलियो सेंटर के बाहर धमाका हुआ। पुलिस ने बताया कि एक आत्मघाती हमलावर ने गेट के पास खड़ी पुलिस वैन को निशाना बनाया। इसमें 13 पुलिस वालों और 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हैं। किसी सूरत में नहीं हटेंगे। पोलियो की मुहिम पूरे सूबे में चलती रहेगी, नॉन स्टॉप चलती रहेगी, विदाउट एनी इंटरप्शन चलती रहेगी और हम इसको कोशिश करेंगे कि अपने रिसोर्सेज मजीद बढ़ाकर इसको मजीद तेज करें।
दोनों हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब तालिबान को वार्ता की मेज पर लाने की कोशिशें हो रही हैं। बीते सोमवार को इस्लामाबाद में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और अमेरिकी अधिकारियों की बैठक भी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।